साथियों, आने वाले समय के अंदर इंडोनेशिया की राजधानी जकार्ता, जो कि हाल ही में सुर्खियों में थी। क्यों सुर्खियों में थी? क्योंकि भारत के द्वारा अपनी पनडुब्बी यहां भेजी गई थी। केवल क्या इतना ही बात था? जी नहीं, दूसरी बात के कारण भी सुर्खियों में थी, और वो ये थी कि यहां पर G20 जो फिलहाल भारत में आयोजित होने जा रहा है, गत वर्ष G20 इंडोनेशिया में ही आयोजित किया गया था। दैट मीन्स भारत की तरह G20 की पूरी टाइम टेबल इंडोनेशिया लास्ट ईयर देख चुका है। चलिए उससे आगे बढ़ते हैं। ये इंडोनेशिया का मैप है जो आपके सामने दर्शाया जा रहा है। मैप में ये कहां है वो भी हम आपको एक बार दिखाएंगे, लेकिन उससे बड़ी बात ये है, इंडोनेशिया जिसकी राजधानी को आप आज तक याद करते हुए आए हैं कि जकार्ता जिसकी राजधानी है, वो अपनी राजधानी बदलने जा रहा है। बहुत बड़ी सुर्खी है, ये देश अपनी राजधानी बदलने जा रहा है। आपसे मेरा सवाल है, राजधानी तो भारत ने भी बदली थी, कब बदली थी और कब से नई दिल्ली हमारी राजधानी है? कमेंट बॉक्स में बताइए, मैं आपके सवाल के जवाब का इंतजार कर रहा हूं। तब तक आप यह जान लीजिए कि जकार्ता जो कि इंडोनेशिया की राजधानी है, यह परिवर्तित होकर के किसी एक और आइलैंड जिसका नाम बोर्नियो आइलैंड है, वहां जा रही है। आप पूछेंगे ऐसा क्यों हो रहा है? तो वन लाइनर आंसर तो यह है कि यहां पर एनवायरमेंटल इश्यूज हैं। एनवायरमेंटल इश्यूज क्या हैं? संभावित है कि 2050 तक एक बड़ा हिस्सा, लगभग 1/3 हिस्सा जकार्ता का जावा समुद्र के अंदर डूब जाए। जावा सी, उसके अंदर जकार्ता का बड़ा हिस्सा डूब जाए, ऐसा अनुमानित है। तो आज के सेशन में हम ये सारी बातें आपके साथ करने वाले हैं। मेरे बहुत सारे प्यारे साथी जो हैं, इन्होंने 1911 जवाब लिख करके भेज दिया है। एक मित्र ने सुपर थैंक्स में 2000 रुपए भेज दिए हैं, दैट इज अद्वित, और उन्होंने मतलब कुछ लिखा भी नहीं है। तो अद्वित, आपका बहुत बहुत धन्यवाद कि आप हमारे हौसला अफजाई के लिए ये काम कर रहे हैं। थैंक यू सो मच। 1911, और लोग लिख रहे हैं तब से ही नई दिल्ली राजधानी के रूप में काम में आना शुरू हो गई। बेटा 1931, 20 साल लगे थे दिल्ली को राजधानी बनने में, ठीक है ना? तो 1931 से इफेक्टिवली ये काम कर रही है। खैर, फिलहाल के लिए हम जकार्ता की चर्चा करते हैं। क्यों जरूरी है यह सेशन जानना आपके लिए? दो बहुत सारे कारण हैं, बड़े कारण हैं। जीएस पेपर 3, देखिए, जहां तक अंतरराष्ट्रीय संबंधों की बात की जाए उसके लिए तो आप इसे जरूरी मानिए, लेकिन आप यह भी जान करके इस सेशन को जानिएगा, क्योंकि यह अपने आप में बायोडायवर्सिटी, एनवायरमेंट, इकोलॉजी, इनके पॉइंट ऑफ व्यू से काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट होने जा रहा है। यह क्यों इंपॉर्टेंट हो रहा है, एक बार के लिए जरा पहचानिए और समझिए क्या है पॉइंट। बायोडायवर्सिटी और एनवायरमेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से यह पॉइंट ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि दो बड़े कारण हैं। दो बड़े कारण क्या हैं? पहले मैं मैप दिखाता हूं, फिर दो बड़े कारण की बात करूंगा। आपको ग्लोब दिखाई दे रहा होगा, यहां पर आपने 0 डिग्री इक्वेटर नोटिस करनी है। ये देखिए 0 डिग्री इक्वेटर जाती हुई दिखाई दे रही है, ठीक है? इक्वेटर पर पड़ता है इंडोनेशिया। तो ध्यान से समझिएगा, इक्वेटर की खासियत क्या होती है। इक्वेटर पर, जैसा हमने आपसे हमेशा कहा है कि शाम 4 बजे बारिश होती है, दैट मींस यहां पर रेन फॉरेस्ट पाए जाते हैं। और जब बारिश होती है, तो जब इतनी अच्छी बारिश है और बढ़िया धूप यहां मिल रही है, तो यहां प्लांट की ग्रोथ भी बढ़िया होती होगी। इसी वजह से यहां मिलने वाले जो फॉरेस्ट है वो एवरग्रीन फॉरेस्ट होते हैं। कैसे फॉरेस्ट होते हैं? एवरग्रीन, यानी कभी ना सूखने वाले फॉरेस्ट होते हैं। तो एवरग्रीन फॉरेस्ट इंडोनेशिया में प्रेजेंट है, और यही कारण है कि जो पाम ऑयल है, उस पाम ऑयल के लिए इंडोनेशिया भारत की बहुत बड़ी जरूरत बना हुआ है, मलेशिया और इंडोनेशिया, क्योंकि पाम ऑयल इसी क्लाइमेट के अंदर सबसे ज्यादा पैदा हो रहा है। क्लियर हो गया? अच्छा, फिर मैंने आपसे क्या कहा, बायोडायवर्सिटी के लिहाज से ये क्यों महत्वपूर्ण है? तो ये अपने आप में आपको ज्योग्राफी इटसेल्फ ये समझाती हुई पाई जा रही है कि जब ये इक्वेटर पर है, तो नेचुरली यहां पर बहुत अच्छे सारे पेड़ पौधे होंगे, और जब यहां पर पेड़ पौधे बहुत ज्यादा होंगे, तो स्वाभाविक है पेड़ पौधों के अंदर जीव जंतु होंगे, और जब जीव जंतु, कीड़े मकोड़े, एल्गी, फंजी सब यहां पर एक साथ होंगी, तो इस क्षेत्र में रिच बायोडायवर्सिटी होगी। क्या होगा? रिच बायोडायवर्सिटी होगी। बायोडायवर्सिटी का मतलब क्या हुआ? जैव विविधता, यानी जीव जो हैं उनकी विविधताएं होंगी, विभिन्न विभिन्न प्रकार के जीव यहां पर उपस्थित होंगे। दैट इज वाई इंडोनेशिया आपके लिए क्यों महत्वपूर्ण हो जाता है। सेशन की शुरुआत में मैंने आपसे कहा ना, बायोडायवर्सिटी के लिहाज से यह महत्वपूर्ण हो जाता है, ठीक है? अच्छा, फिर मैंने आपसे कहा एनवायरमेंट के लिहाज से यह महत्वपूर्ण है। क्यों महत्वपूर्ण है, अभी मैं आपको बताता हूं। देखिए, इसका जो बड़ा कारण है, अगर आपने
कटिंग्स देखनी है, दुनिया भर के अंदर सुर्खियां हैं। द हिंदू ने हेडलाइन दी है, व्हाई इज इंडोनेशिया मूविंग इट्स कैपिटल फ्रॉम जकार्ता टू बोर्नियो। बोर्नियो आइलैंड पर यह अपनी राजधानी लेकर जा रहे हैं। सवाल बड़ा बना कि जकार्ता से बोर्नियो क्यों लेकर जा रहे हैं, तो इसके पीछे जो बहुत बड़ा कारण बना है साथियों, दैट इज एनवायरमेंटल चेंज। एनवायरमेंटल चेंज से मतलब क्या हुआ, यहां पर पर्यावरण परिवर्तन के कारण समुद्र तल बहुत ऊंचा आता जा रहा है, और तो और समुद्र तल के साथ साथ यहां के नेचुरल कारण भी हैं जो मैं आपको बताने वाला हूं थोड़ी देर में। यहां पर ड्रिलिंग है, लोगों की कुछ परेशानियां हैं उस कारण से। अदरवाइज यहां पर पानी का जो ये स्तर बढ़ रहा है, उससे संभावित है कि 2050 तक इसका 1/3 हिस्सा पानी में डूब जाएगा। यानी पर्यावरण के इंपैक्ट के रूप में भी आप इस घटना को रिलेट कर सकते हैं। दैट मींस ये अपने आप में बहुत इंपॉर्टेंट टाइटल है आपके लिए जानना। फिर रही बात भाई नेचुरली और रिलेशंस के लिए तो आप जानेंगे ही, क्योंकि इसका फर्क और चीजों पर क्या पड़ेगा, ठीक है। तो ये एक इंपॉर्टेंट खबर है। इंपॉर्टेंट खबर को हमने लोकेशन पर पहले समझा। भारत के मतलब पर्सपेक्टिव से अगर हम इसे समझें तो ये रहा अपना प्यारा भारत, और प्यारे भारत से अगर आप बंगाल की खाड़ी होकर के इधर की तरफ चलते हैं तो स्ट्रेट ऑफ मलक्का पड़ती है। स्ट्रेट ऑफ मलक्का जैसे ही आप निकल रहे होते हैं तो स्ट्रेट ऑफ मलक्का के पैरेलली जो चल रहा है दैट इज सुमात्रा आइलैंड ऑफ इंडोनेशिया, ठीक है। इस मैप को हम इसलिए ज्यादा जान रहे हैं इन दिनों क्योंकि जो G20 का आप यह दृश्य देख रहे हैं ये यहीं से होकर शुरू हुआ। हमसे पहले G20 की अध्यक्षता इन्होंने की थी, अब हम अध्यक्षता हम कर रहे हैं। ये वो दृश्य है जिस समय एक दूसरे को प्रेसिडेंसी शेयर की जा रही थी, ठीक है। अच्छा इंडोनेशिया ने अपनी नई राजधानी को बनाना काम भी शुरू कर दिया है। यहां के राष्ट्रपति जोको विडोडो ने 2022 के मध्य में ही कह दिया था कि मैं अपनी राजधानी को यहां से शिफ्ट करके बोर्नियो आइलैंड पर ले जा रहा हूं। क्या इतना आसान है क्या? और बाय द वे राजधानी शिफ्ट करने का मतलब क्या होता है? राजधानी शिफ्ट करने का मतलब सारे घर उठा के कहीं और ले जाओगे क्या? जी नहीं। राजधानी अल्टीमेटली होती क्या है? राजधानी होती है जहां पर देश के टॉप ब्यूरोक्रेट्स, जहां पर देश के टॉप ऑफिसेज, जहां से डिसीजन मेकिंग होती है, वो एक साथ रहते हो। यानी कि एक बड़ा सचिवालय है राजधानी। जैसे देश के अंदर बहुत सारे राज्य हैं, राज्य के अंदर हर राज्य में एक सचिवालय होता है, इसी प्रकार से एक बड़ा सचिवालय पूरे देश के लिए, सेक्रेटेरिएट, जहां पर सारे मंत्रालय कर्मचारी एक साथ बैठते उठते हों, जहां पर सारे जरूरी काम एक साथ निपट जाते हों, जहां पर हजारों की संख्या में सिविल सर्वेंट रहकर काम करते हों, वो राजधानी का फीचर होता है, ठीक है। जैसे आपने कहा ना जिला मुख्यालय, जिला मुख्यालय क्या होता है? जिस तरह से जिले के जितने भी बड़े अधिकारी हैं वो एक जिले पर रहकर सारे काम को करते हैं, वैसे ही एक देश की राजधानी में देश के जितने भी बड़े ब्यूरोक्रेट्स हैं वो रह करके अपने सारे काम निपटाते हैं। उदाहरण के लिए दिल्ली ही आप देख लीजिए, जितने भी हमारे मंत्रालय हैं उन मंत्रालयों के विभागीय कर्मचारी वहीं पर बैठते हैं। क्लियर? अब यदि यह ऐसा है तो यहां पर क्या होगा? यहां पर इंडोनेशिया की जकार्ता जो वर्तमान राजधानी है, यहां से लगभग 2000 सिविल सर्वेंट्स को यहां से उठा करके नई राजधानी में ले जाया जाएगा। कब तक ले जाया जाएगा? 17 अगस्त 2023 तक, जब ये अपनी आजादी का महोत्सव 75वां मना रहे होंगे। देखिए जकार्ता बहुत खूबसूरत जगह है, उसकी खूबसूरती में कोई भी दिक्कत नहीं है। ऑब्वियस सी बात है, बहुत अच्छे से इक्वेटर पर बसा हुआ है, बहुत अच्छे से इक्वेटर के नजदीक वाले एरिया में है, तो यहां बारिश बहुत अच्छी होती है, तो ग्रीनरी भी आपको दिख रही है, सफाई, साफ सुथरा, बहुत अच्छी ग्रोथ दिख रही है। लेकिन उस ग्रोथ के साथ साथ आपको यहां पर एक भीड़ का नमूना भी दिख रहा है। यह भीड़ क्या दर्शाती है? असल में दुनिया के टॉप 4 देशों में इसका नाम आता है इंडोनेशिया का, जनसंख्या के मामले में। मुस्लिमों की आबादी में यह नंबर 1 देश है दुनिया का। सबसे इंपॉर्टेंट जानकारी यहां पर क्या है कि इसकी ये जो राजधानी है ना, इसमें लगभग 1 करोड़ लोग निवास करते हैं। 1 करोड़ लोगों की आवश्यकताएं, जिस तरह से आपने देखी हाई राइट्स बिल्डिंग बनी हुई है, तो जल की आवश्यकता होगी। आप में से कुछ लोग कहेंगे खूब पानी बारिश का आता तो है, लेकिन बारिश का पानी आता है उसको ये लोग पीते नहीं हैं, ये ड्रिल करके पानी निकालते हैं। तो हुआ ये कि क्योंकि ये ऑलरेडी आइलैंड पर बसा हुआ देश है, तो ऐसी स्थिति में ड्रिलिंग के कारण यहां से जो पानी निकाला गया उससे वाटर कंटेमिनेशन बहुत ज्यादा हो गया, नंबर 1। नंबर दूसरा, चूंकि ये बारिश वाले क्षेत्र में बसा हुआ क्षेत्र है, और जब भी नवनिर्माण कार्य होते हैं तो निर्माण कार्यों में जो वाटर सीपेज का एरिया होता है ना, वो छोड़ा ही नहीं जाता। उदाहरण के लिए कभी भी आप बारिश के समय पर दिल्ली की खबर समाचार उठाकर देख लीजिएगा, आपको केवल एक लाइन दिल्ली के अंदर सुनने को मिलती है, और वो क्या? दिल्ली के अंदर लगा जाम, बारिश की तेज मूसलाधार बारिश के कारण दिल्ली में लगा जाम। अरे भाई ऐसा क्यों सुनने को मिलता है?
कारण है इसका, कारण यह है कि वो पानी जो बरसा है ना, उसको जमीन में जाने का रास्ता नहीं दे रहे हो आप। रास्ता कहां से मिलेगा? क्या रास्ता छोड़ना पड़ेगा क्या? जी हां, आपको रास्ता छोड़ना पड़ेगा ताकि वो वाटर परकोलेट होकर नीचे जाए। क्यों नहीं छोड़ते? होता क्या है, आप दिल्ली को ध्यान से अगर कभी घूमने जाएं तो आप पता करेंगे कि वहां मैक्सिमम जगह या तो सड़कें बनी हुई हैं, जहां सड़कें नहीं बनी हैं वहां कंक्रीट की मतलब प्रॉपर तरीके से मतलब चलने वाले पेडेस्ट्रेन्स बने हुए हैं, जहां पेडेस्ट्रेन्स नहीं बने हुए हैं वहां बिल्डिंग्स बनी हुई हैं। यानी लगभग एक एक इंच जगह शायद वहां पर नॉर्मल मिट्टी वाला क्षेत्र देखना दुर्लभ हो जाए, क्योंकि सब तरफ कंक्रीट का जंगल बन गया है। कंक्रीट जब पूरी सतह पर आ गई तो वो जो बारिश का पानी बरसा वो जमीन में जाएगा कैसे? जब वो जाएगा नहीं तो पानी सड़कों पर रहेगा। दिल्ली से भी बदतर हालात यहां हैं। क्यों? क्योंकि दिल्ली में कभी कभार बारिश आती है, कुल मिला के 2-3 महीने का बारिश का मौसम इंडिया में रहता है। यहां तो एनी टाइम शाम 4 बजे बारिश आती है। ऐसी स्थिति में इस बारिश के चलते यहां उस पानी को, क्योंकि देखो निर्माण से आप एक चीज दिमाग में ले आएंगे कि जब निर्माण अत्यधिक हुआ होगा तो निश्चित ही जमीन यहां पर खाली बची नहीं होगी, और जब जमीन नहीं बची तो जो पानी गिरा वो पानी जमीन के अंदर नहीं जा पाया। इसलिए यहां की एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम क्या बन गई? वाटर लॉगिंग की समस्या। वाटर लॉगिंग का मतलब समझ रहे? पानी का इकट्ठा हो जाना, और वो पानी का इकट्ठा हो जाना यहां की जो आबादी है उसके लिए इतना नुकसानदायक है कि सालाना इनकी जो मतलब जीडीपी है ना, उस जीडीपी को केवल पानी सड़कों पर इकट्ठा हो जाने के कारण जकार्ता में $4.5 बिलियन का नुकसान उठाना पड़ता है। अब आप पूछेंगे ये कैसे? पानी इकट्ठा होने से नुकसान कोई भला कैसे उठा सकता है? साथियों, जब पानी इकट्ठा होगा तो ट्रैफिक जाम होगा। ट्रैफिक जाम होगा तो जो काम कर्मचारी 8 घंटे में ऑफिस जाके बाकी ऑफिस से घर आके कर सकता था, वहां जाम में रहने के भी अतिरिक्त 2 और 2 घंटे बढ़ते चले गए। जस्ट लाइक इंडिया में बेंगलुरु में इन दिनों ट्रैफिक जैम की बहुत बड़ी समस्या है। सिमिलरली मुंबई, सिमिलरली दिल्ली, यहां पर हो क्या रहा है कि जो एक्टिव आवर्स हैं जिसमें व्यक्ति काम कर सकता है वो आवर्स उसके जैम में निकल जा रहे हैं। सुबह उसको सुबह जब फ्रेश वो जग के निकला 9 बजे ऑफिस के लिए तो 2 घंटे के जाम में तो उसकी पूरी एनर्जी ड्रेन हो गई। तब ऑफिस पहुंचा हारा थका पहुंचा, फिर ऑफिस से घर जाने की चिंता। अदरवाइज इस चीज को मैनेज करने के लिए ट्रांसपोर्टेशन की व्यवस्थाएं भी कर दी जाएं तो भी बारिश के कारण उन्हें भी दिक्कत उठानी पड़ती है। कुल मिलाकर यहां का एस्टिमेशन है कि लगभग $4.5 बिलियन सालाना इन्हें केवल वाटर लॉगिंग और इस प्रकार की समस्याओं के कारण दिक्कतें उठानी पड़ रही हैं। तभी तो इन्होंने प्लान किया है $33 बिलियन खर्च करके नई राजधानी बनाने का, जिसमें 65% स्थान ऐसा होगा जो रीफॉरेस्टेशन के साथ अश्योर किया जाएगा कि उसके फॉरेस्ट को नुकसान ना पहुंचे, अर्थात फॉरेस्ट के साथ साथ एनवायरमेंटल इंपैक्ट क्रिएट ना हो। उम्मीद है कि आप सारे तथ्यों को एक साथ कनेक्ट कर पा रहे होंगे। ठीक है, प्रवीण कुमार मिश्रा सवाल पूछ रहे हैं कि सर कल की क्लास क्यों नहीं हुई? मैंने आपको सेशन के शुरुआत में बता दिया, थोड़ा सा समय निकालकर पेशेंस के साथ सेशन की शुरुआत में पहुंचकर देख लीजिए। बीच में अपनी बात रखी जाए ये सही बात जरूरी नहीं है ना? एक बार देख लीजिए बेटा। तो मैंने आपके सामने इंडोनेशिया को यहां पर दिखा दिया। इंडोनेशिया एक आसियान कंट्री मेंबर है, यानी एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्टर्न एशियन नेशन, जो कि 10 देशों का समूह है, उसके अंदर शामिल है। तो ये रहा इंडोनेशिया। इंडोनेशिया के आसपास के अन्य जो देश हैं, जैसे कि सिंगापुर आपको यहां पर दिखाई दे रहा है, मलेशिया दिखाई दे रहा है, ब्रुनेई दिखाई दे रहा है, ये सारे वो देश हैं जो एक साथ ही एक जैसा क्लाइमेट शेयर करते हैं। यहां पर सिंगापुर के समीप जकार्ता के अंदर हमने सारी बातें करी। ये रहा जकार्ता आपके सामने। फिलहाल जो बातें हो रही हैं वो जकार्ता से निकल करके इस आइलैंड पर जाने की हो रही हैं। तो आप इधर देख लीजिए, जकार्ता से मतलब बोर्नियो जाने की बात हो रही है, और बोर्नियो में जिस जगह जाने की बात हो रही है उसका नाम है नूसंतारा, यानी नया संतरा, न्यू संतरा यानी नूसंतारा। नूसंतारा नामक स्थान पर जा रहा है। कौन जा रहा है? नूसंतारा नामक स्थान पर इंडोनेशिया अपनी राजधानी बना रहा है। क्लियर हो गया? क्यों बना रहा है? उम्मीद है मैंने आपको कारण दे दिया। यहां पर कुल मिलाकर के 17,508 आइलैंड हैं, और इस देश की आबादी 27 करोड़ है, और यह दुनिया की सबसे बड़ी मुस्लिम आबादी वाला देश है। फिलहाल राजधानी जकार्ता है। संभावित है
कि जब ये मतलब 2050 तक इन्होंने टारगेट ले रखा है कि हम तब तक शिफ्ट हो जाएंगे, फिलहाल के लिए हम काम करना अगली साल से शुरू कर देंगे। ठीक है, तो यहां पर कौन से बड़े और प्रमुख आइलैंड हैं? देखिए मैंने आपसे क्या कहा, 17,000 17,500 आइलैंड्स हैं। उनमें से जो प्रमुख आइलैंड्स हैं जैसे सुमात्रा है, जैसे जावा है, जैसे ये बोर्नियो है, ये इसको कैलिमेंटन आइलैंड है ना, ये जो आप देख रहे हैं दैट इज बोर्नियो है ना, इसी का नाम पुराना बोर्नियो है। इसी के साथ साथ बाली है, सबमावा है, फ्लोरेस है, लॉम्बैक है, सुम्बा है, तीमोर है, बंदा आइलैंड है, सुलावेसी है जिसे सेलिबीस कहते हैं। ये प्रमुख आइलैंड्स हैं जो कि यहां पर स्थित हैं। यानी एक प्रकार से जैसे हम यूनाइटेड किंगडम के बारे में बोलते हैं ना कि इट्स ए यूनियन ऑफ किंगडम्स, ऐसे ही इंडोनेशिया के बारे में बोल सकते हो इट्स ए मतलब ओशियन ऑफ आइलैंड्स। तो यहां पर इतने सारे आइलैंड्स हैं इंडोनेशिया के अंदर। ठीक है, तो कहां से कहां जा रहे हैं ये लोग? जकार्ता से निकल करके इस जगह जा रहे हैं। ठीक है, नुसंतारा नामक स्थान है, यहां जा रहे हैं बोर्नियो आइलैंड के ऊपर। आप पूछेंगे तो क्या जनता भी शिफ्ट होगी यहां से यहां जाने में? नहीं भाई, जनता शिफ्ट नहीं हो रही है, असल में ऑफिसेस शिफ्ट हो रहे हैं। जिनमें सिविल सर्वेंट्स काम करते हैं वो यहां की जगह दूसरी जगह काम करने जाएंगे। क्लियर हो गया? क्यों जाएंगे वो मैंने आपको कारण बता दिया। तो इन्होंने प्रॉपर तरीके से लास्ट ईयर 2022 में ही एक लॉ पास करके अपने द्वारा रिलोकेट करने के लिए कैपिटल को बोर्नियो शिफ्ट करने के लिए कार्य कर दिया था। ठीक है साहब, तो अब मैं आपको वो तस्वीर दिखा रहा हूं जिससे आप ये अंदाजा लगाएंगे कि ये कैसे सिंक हो रहा है। आप यहां पर देखिए, आपको एक फिगर लिखा दिखेगा, रेड डॉट जो दिखा रहा है 2 इंच प्रति वर्ष के हिसाब से जकार्ता सिंक हो रहा है। अब इस सिंकिंग को फील करने के लिए आप यहां पर रेड डॉट्स टाइम के साथ बदलते हुए देखिए। 1984 से 91 में जहां रेड डॉट्स की संख्या कम थी, अब 2000 देखिए 1984 से 91 में रेड डॉट्स और 2010-11 में रेड डॉट। क्यों? क्योंकि जकार्ता पे जावा सी का पानी चढ़ता जा रहा है। ऐसा क्यों हो रहा है? समुद्र का जल स्तर क्यों बढ़ रहा है? वेरी मच मतलब सेल्फ अंडरस्टूड होने वाली बात है कि ग्लोबल वार्मिंग के कारण जो ग्लेशियर्स पहाड़ों पर पिघल रहे हैं उनका पानी पिघल कर समुद्रों में जा रहा है और समुद्र का जल स्तर निरंतर बढ़ रहा है। और इसके बढ़ने से यहां पर जल स्तर के कारण ये निशान देखने को मिल रहे हैं। ये तो हुआ 2 इंच प्रति वर्ष के हिसाब से डूबने वाली जगह। दूसरा जो आप येलो डॉट देख रहे हैं दैट इज 2 इंच से कम जो डूब रहे हैं उनके बारे में, लेकिन उसकी भी संख्या अगर आप देखें तो पर्याप्त समझ में आती है। यानी कुल मिलाकर के जकार्ता पानी में डूब रहा है, यह किसी से छुपा हुआ नहीं है। क्लियर है? तो ऐसी स्थिति में यह पूरी तरह से इसका 1/3 हिस्सा यानी जकार्ता का 1/3 हिस्सा जो है वो डूब जाएगा वर्ष 2050 तक। ऐसी यहां पर पूरी तरह की कैलकुलेशन है। क्लियर? अच्छा, अब एक चीज यहां पर और जान लीजिए, क्या यहां पर कोई और भी आइलैंड ऐसा है जो इस प्रकार की परेशानी का सामना कर रहा हो? बिल्कुल है। जैसे राइजिंग सी लेवल ने इंडोनेशिया के 2 आइलैंड्स को 2020 में डुबो दिया था। आप यहां पर खबर देखते हैं, एनवायरमेंट के द्वारा लिखी गई थी। एक बैटेट करके आइलैंड था और एक गुंडूल करके आइलैंड था। 2020 में इन 2 आइलैंड्स को इंडोनेशिया में डूबना पड़ा। बारिश के कारण नहीं, समुद्र के जल स्तर के कारण वो पूरी तरह दब गए थे। क्लियर हो गया? तो ये हमने आपको बता दिया। तो अब यहां पर आपको मैं सारे आइलैंड्स की थोड़ी बहुत की स्थिति नहीं, लेकिन जो चर्चा में उनकी जानकारी दे देता हूं। येलो डॉट दिखाता है कि ये बिलो सी लेवल चले गए हैं और ये बेयरली अबव सी लेवल है, यानी हल्के से समुद्र तल से ऊपर हैं, यानी इनका नंबर कभी भी आ सकता है। ठीक है, जो कंजेशन के कारण होने वाली समस्या है वो मैंने आपको बता दिया कि यहां पर कितनी परेशानियां हो रही हैं। यहां पर जो सी लॉगिंग के अंदर वाटर लॉगिंग की समस्या है उसके कारण जो हालात देखने को मिलते हैं उसके कारण इनकी इकोनॉमी को $4.5 बिलियन का सालाना नुकसान होता है। यह हमने तथ्यात्मक जानकारी आपको दे दी। इस जगह का नाम जो रखा जा रहा है नई राजधानी का दैट इज न्यू संतारा। न्यू संतारा के बारे में क्या कहा जा रहा है इसकी टर्मिनोलॉजी के अंदर कि यह शब्द आर्कियोपेलागो को रिप्रेजेंट करता है जावन भाषा के अंदर। और इस भाषा के साथ साथ यहां पर जो नया विकास कार्य होगा वो विकास कार्य लगभग 2000 किलोमीटर क्षेत्र के अंदर 2000 किलोमीटर नॉर्थ ईस्ट टू जकार्ता होगा, यानी जकार्ता से 2000 किलोमीटर की दूरी पर होगा। हम एक फिगर ढूंढ रहे थे कि जो विकास कार्य न्यू संतारा के अंदर होगा वो लगभग कैसा होगा। भाई ऑब्वियस सी बात है, इंडोनेशिया एक ऐसी सिटी है, इंडोनेशिया एक ऐसा देश है जो पूरी तरह समुद्र से घिरा है, तो निश्चित ही उसको अपने लिए
कुछ ट्रांसपोर्टेशन के लिहाज से भी काम करने होंगे, सिटी डेवलपमेंट के हिसाब से भी काम करने होंगे। लगभग $33 बिलियन खर्च होगा, तो उस हिसाब से उसे काम के बारे में सोचना भी होगा। तो जब कैलकुलेशन हम निकाल रहे थे तो हमने देखा कि जो नई सिटी डेवलप होने जा रही है वो लगभग 1200 से 1400 स्क्वायर किलोमीटर एरिया में डेवलप होगी। 1200 से 1400 स्क्वायर किलोमीटर एरिया में इनकी न्यू कैपिटल डेवलप होगी। उसमें $33 बिलियन का खर्चा आएगा। निश्चित ही वहां पे घर बनेंगे, होटल्स बनेंगे, ऑफिसेस बनेंगे, सी पोर्ट्स बनेंगे, एयरपोर्ट्स बनेंगे, सारी सुविधाएं होंगी। वैसा ही रिजेंबल करता हुआ जो नू संतारा के अंदर काम हो रहा है, आप देखिए यहां पर 1,27,346 वर्ग किलोमीटर का एरिया है। कालीमंटन जकार्ता से 2300 किलोमीटर दूर है और इस क्षेत्र के अंदर नू संतारा के अंदर विकास कार्य करने की बात हो रही है। नू संतारा अपने आप में बहुत बड़ा है, लेकिन यहां पर जो कैपिटल सिटी बनाएंगे वो छोटे एरिया में बनाएंगे। तो अब सवाल यह बनता है कि ये इस प्रकार की प्लानिंग से इसे बनाएंगे। कार फ्री जोन यहां होंगे, मराइन कोस्टल पोर्ट्स यहां होंगे, बॉटनिकल गार्डन, फॉरेस्ट डिस्कवरी सेंटर, सारी सुविधाओं को ध्यान में रखते हुए इसे बनाया जाएगा। ऐसी ही सब कुछ मिलती जुलती न्यूज आपने इन दिनों एक बार और सुनी थी। कुछ याद आ रहा है आपको? हमने ऐसी ही खबर निकोबार के बारे में सुनी थी, हॉलिस्टिक प्लान ऑफ डेवलपमेंट निकोबार आइलैंड। भारत में भी कुछ ऐसी ही प्लानिंग चल रही है एक आइलैंड को लेकर, जहां पर हम उसे अपने आप में सिंगापुर जैसी सिटी बनाने का प्लान कर रहे हैं। आपको याद होगा, ये जिस तरह की कैपिटल बनाने की बात कर रहे हैं, वैसा ही प्लांट्स को हटाकर रिफॉरेस्टेशन के नाम पर, यहां दोबारा हम फॉरेस्ट लगा देंगे, इस नाम पर इंडिया में भी कुछ काम हो रहा है। कुछ याद आया आपको? कहां हो रहा है, कैसे हो रहा है? मैं आपको तस्वीरें दिखाता हूं। जैसी तस्वीरें आप यहां देख रहे हैं, ऐसी तस्वीरें मैंने इंडिया की भी दिखाई थी। ये देखिए, भारत ने अपना एक सीक्रेट एयरबेस बनाने का निर्णय जहां लिया है, उसको मैंने आपके एक सेशन में कवर किया था। मैंने बताया था कि भारत निकोबार पर पूरी सिंगापुर टाइप की एक सिटी विकसित कर रहा है और गृह मंत्रालय ने वहां बने हुए जो एयरपोर्ट है उसके बारे में कहा था कि यह किसी को पब्लिक नहीं करना है कि हम कौन से एरिया में बनाएंगे। ठीक है, अब सोचो, जब यह चर्चा हमने की थी ना, अगर आपको याद हो, यह चर्चा जब मैंने की थी तब आपको बताया था, क्या बताया था, कि इसके अंदर कितनी परेशानियां आएंगी। क्यों? क्योंकि यहां पर एनवायरमेंट को बड़ी चुनौतियां मिलेंगी। विचार करिए, ऐसी ही चुनौतियां इंडोनेशिया को भी मिलने वाली हैं। क्यों? क्योंकि यहां पर भी लगभग क्लाइमेटिक कंडीशंस एक जैसी हैं। दैट मीन्स यहां पर भी डेंस फॉरेस्ट होंगे, यहां पर भी बहुत सारी आदिम जनजातियां रहती होंगी, बहुत सारे ऐसे प्लांट्स यहां होंगे जो अपने आप में खास होंगे। जी हां, इसी की वजह से आप ये जो तस्वीरें देख रहे हैं, जो ये दर्शाती हैं कि यहां पर इस प्रकार के डेंस फॉरेस्ट, एक विशेष प्रकार का यहां पर ये मंकी पाया जाता है जिसकी स्मगलिंग रिसेंटली तमिलनाडु के अंदर भी देखी गई है। ये जो है ना, इस तरह की चीजों को यहां पर बड़ा नुकसान होने की संभावना व्यक्त की जा रही है। कुछ बहुत ही स्पेसिफिक प्रकार के जीव हैं या फिर यहां की कुछ जनजातियां हैं जिन्हें यहां पर दिक्कत होगा। कहा जा रहा है कम से कम 5 गांव यहां से विस्थापित करने पड़ेंगे। साथ में यहां पे गवर्नमेंट का कहना है कि हम उन लोगों को कंपनसेट करने का प्रयास करेंगे। मतलब यहां के कुछ चीजें ऐसी हैं जिनमें लोग मानकर चल रहे हैं कि दिक्कतें आएंगी और $33 अरब का खर्चा आएगा। लोगों को कंपनसेट किया जाएगा और जो फॉरेस्ट को नुकसान होगा उसको भी रीस्टोर कर दिया जाएगा। लेकिन कहां किया जाएगा यह किसी को नहीं पता है। ठीक है, तो आपको नया कारण पता चल गया, रिजेंबलेंस पता चल गया। अगर ऐसा है तो अब मैंने आपसे सेशन की शुरुआत में एक सवाल पूछा था, भारत ने अपनी राजधानी कब बदली थी? तो देख लीजिए, भारत में राजधानी शुरुआत से नई दिल्ली नहीं थी बल्कि कोलकाता थी। 11 दिसंबर 1911 को जॉर्ज पंचम ने इसे दिल्ली शिफ्ट करने का ऐलान किया था। कारण क्या था? दिल्ली अगर मैप में देखोगे तो तुलनात्मक रूप से ज्यादा केंद्र में पड़ती है, जबकि कोलकाता एक तरफ फार ईस्ट में पड़ जाता है। इसी चीज को ध्यान में रखते हुए अंग्रेजों ने केंद्र को ध्यान में रखते हुए दिल्ली को बनाया था और दिल्ली को बनाने का काम लगभग 20 साल तक चला था। 13 फरवरी 1931 को नई दिल्ली देश की राजधानी बनकर तैयार हुई थी। ऑलमोस्ट ऐसा ही जकार्ता के साथ हो रहा है। 2022 में इन्होंने कानून पारित किया है। 2050 तक की इनको संभावना है कि हम यहां पर पूरी तरह शिफ्ट हो जाएंगे, लेकिन ऑफिशियल इनॉग्रेशन इसका नेक्स्ट ईयर 17 अगस्त को ही कर दिया जाएगा, ऐसा यहां पर न्यूज निकल कर आ रही है। ठीक है, कमेंट बॉक्स में आपके लिए हमारा एप्लीकेशन पिन किया हुआ है, जहां पर हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमी के बैचेस जो हमारे पेड कोर्सेज में उपलब्ध हैं वो आपको उपलब्ध कराए जा रहे हैं। कहां पर? हमारे एप्लीकेशन
RNA बाई अंकित अवस्थी पर। ठीक है, आपके मन में अगर कोई डाउट है कि ये पढ़ाने का लैंग्वेज क्या होता है, तो बाईलैंग्वेज होता है। PDF बाईलैंग्वेज दी जाती है, क्लास लाइव और रिकॉर्डेड चलती हैं, शाम 8:30 बजे क्लास होती हैं, मंडे टू फ्राइडे चलती हैं। लेकिन इस बार एक सैटरडे के दिन भी मैं क्लास ले लूंगा, क्योंकि वो एक दिन क्लास नहीं हो पाई थी इस वजह से। ठीक है, अधिक जानकारी के लिए आप हमारी टेक्निकल टीम को इन नंबर्स पर कॉल कर सकते हैं, सुबह 8 से शाम 8 बजे तक। अपना ख्याल रखें, बड़ों का सम्मान करें, छोटों को प्यार दें, अपना व्यक्तित्व इस प्रकार से विकसित करें कि महिलाएं आपके साथ सुरक्षित और सम्मानित महसूस करें। धन्यवाद।